हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इसमें केवल और केवल एक एक्सरसाइज है, लेकिन वो एक एक्सरसाइज ही बच्चों के लिए बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें याद करने को दी गई हैं। मैथ्स में केवल आप लोग को सॉल्व करने के लिए नहीं आता है, कई बार याद करने वाली चीज़ें आ जाती हैं, जो कि आपको चैप्टर नंबर 5 में देखने को मिलेगी। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप डायरेक्ट इन चीज़ों को रटना शुरू कर दो, एक्सरसाइज 5.1 को। मैं चाहता हूँ कि पिछले साल जो मैंने अंतिम बैच लॉन्च किया है, उसमें मैंने जो नोट्स प्रोवाइड कराए हैं ना बच्चों को यूक्लिड ज्योमेट्री के, उस नोट से आज आपको मैं पढ़ा दूं। और अगर आपको इसके पूरे के पूरे नोट्स चाहिए, देखो यहाँ पर मैंने पूरा हर सब्जेक्ट बना करके रखा हुआ है, तो अगर आप इसको कंप्लीट नोट्स आते हो तो हमारे अंतिम बैच में ये अवेलेबल है। अंतिम बैच परचेस करोगे तो उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे, सारे चैप्टर्स के वीडियो के साथ, वीडियो सॉल्यूशंस के साथ ही साथ आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि हमारा क्वेश्चन पेपर हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हमने भेजे थे। उसके अलावा ये हमारा जो फॉर्मूला शीट है ये भी मिल जाएगा, और एक सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, जिसको ज्वाइन करके तुम अपने जो बच्चे लोग पिछले साल अंतिम में ज्वाइन किए थे उनके साथ भी जुड़ सकते हो, जो नए बच्चे ज्वाइन करेंगे उनके साथ भी जुड़ सकते हो। ठीक है, जिसमें मैं बहुत सारी सीक्रेट चीज़ों को प्रोवाइड कराता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री। अब इसमें होता क्या है, यूक्लिड है कौन? यूक्लिड भैया एक ग्रीक मैथमेटिशियन है, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बताया था। बेसिक से जो रूल्स हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो उन्होंने ही बताया है। उन्होंने दो चीज़ें दी थी, एक उन्होंने बताया एक्सियम के बारे में और एक उन्होंने बताया पोस्टुलेट के बारे में। अब एक्सियम और पोस्टुलेट क्या होते हैं सर? तो एक्सियम और पोस्टुलेट तुम कह सकते हो एक तरह से डेफिनेशन टाइप से चीज़ें होती हैं, लेकिन ये इस तरीके के डेफिनेशंस होते हैं ना जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि जो एकदम सच्चाई है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता, कोई बोल ही नहीं सकता कि ये झूठ है। वो ऐसे स्टेटमेंट्स दिए उन्होंने जो एकदम 100% कहते हैं सही थे। ठीक है, एक छोटा सा डाउट बच्चों को और रहता है कि एक्सियम और पोस्टुलेट में सर अंतर क्या होता है, तो मैं सबसे पहले वो क्लियर करा देता हूं आपको। यहाँ पर देखो मैंने बताया ना, इस नोट्स अगर आप पढ़ोगे ना, इसमें सारी की सारी चीजें मैंने प्रोवाइड करा दी हैं, हर एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट, हर एक फॉर्मूला, हर चैप्टर का चैप्टर वाइज मैंने किया है। जैसे कि इसमें अगर तुम लोग देखो, ये मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है कि एक्सियम और पोस्टुलेट होते तो सेम ही है, दोनों एकदम सेम स्टेटमेंट्स होते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे स्टेटमेंट जो एकदम सही स्टेटमेंट कहलाते हैं, लेकिन जो पोस्टुलेट है वो स्पेशली ज्योमेट्री से रिलेटेड होता है, जबकि जो एक्सियम है वो पूरे मैथ से रिलेटेड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पोस्टुलेट क्या है भैया और एक्सियम क्या है। तो पोस्टुलेट केवल और केवल ज्योमेट्री से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स है उनको कहा जाएगा, और जो पूरे मैथ से रिलेटेड स्टेटमेंट है उन सभी को एक्सियम कहा जाएगा। और भी चीजें यहाँ पर मैंने लिखी हैं, तुम लोग देख सकते हो। पहले अपन आते हैं एक्सियम्स कौन कौन से हैं उसके बारे में। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखो कर लोगे ना, तुमको फिर ना वहाँ पर एक्सरसाइज को करने में बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है कि बिना इंट्रोडक्शन के तो नहीं होने वाला। ठीक है, तो देखो करना क्या है, सबसे पहले कितने हमारे पास एक्सियम दिए हुए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला एक्सियम है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि कोई भी चीज़ अगर सेम चीज़ के बराबर है, जैसे कि अगर ए है बी के बराबर और जो सी है वो भी बी के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ए और सी भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। उसके बाद दूसरा एक्सियम क्या है, मैं थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूं, अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में सीखना है ना तो आप हमारा अंतिम बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैंने एक एग्जाम को बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू समझा रखा है, उसके आपको वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगे। जो मैंने लाइव क्लासेस पिछले साल किया है ना, उसके रिकॉर्डेड वीडियो आपको हमारे अंतिम बैच में मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन में। सेकंड क्या बोल रहे हैं कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, यानी कि अगर किसी भी इक्वल दो चीज़ें अगर आपस में इक्वल हैं, जैसे कि इधर भी 5 लिखा हुआ है और इधर भी इक्वल की साइड 5 लिखा हुआ है, अब इस 5 में मैं 2 ऐड कर देता हूँ और उधर वाले 5 में भी 2 ऐड कर देता हूँ, तो जो मेरा होल निकल करके आएगा, यानी इधर भी 7 निकल करके आएगा, उधर भी 7 निकल करके आएगा, और दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये कहा जा रहा है सेकंड वाले एग्जाम में। थर्ड में क्या बोल रहा है कि इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल, यानी कि फिर वही चीज करो कि मान लो इधर भी 5 लिखा हुआ है और इधर भी 5 लिखा हुआ है, या फिर मान लेते हैं और इजी कर लेते हैं इसको, इधर मेरे पास 5 एप्पल्स हैं और इधर भी मेरे पास 5 एप्पल्स हैं, दोनों साइड बीच में इक्वल की साइन लगा दो, दोनों साइड क्योंकि बराबर हैं। अब इधर वाले 5 में से अगर मैं 2 एप्पल निकाल दूं और इधर वाले 5 में से भी मैं 2 एप्पल निकाल दूं, तो रिमाइंडर इधर 3 बचेगा और इधर भी 3 बचेगा, जो कि दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैंने बताया ना आपको कि ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं अपने, और ये स्टेटमेंट्स बहुत ही इजी आपको लगेंगे, बस आपको सीक्वेंस याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बबुआ कि भैया बताइए कि जो यूक्लिड का चौथा एक्सियम था वो कौन सा था, तो फिर तुमको बताना पड़ेगा कि सर जी यूक्लिड का चौथा एक्सियम ये वाला था। तो ये सीक्वेंस जो मैंने लिखा है ना, आपको इसी सीक्वेंस में चीज़ों को याद रखना है। फोर्थ नंबर में क्या है कि थिंग्स विच आर कोइंसाइड, है ना, कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि कोई भी चीज़ अगर आपस में कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब क्या होता है कि एक के ऊपर जब दूसरे को रखोगे तुम ना, तो वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगी, एक दूसरे का कह सकते हो तुम डुप्लीकेट। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बच्चों को समझाया भी था कि मतलब दोनों सेम हो, जैसे कि 5 रुपये वाला अगर मैं पार्ले जी लेता हूँ, पार्ले जी बिस्कुट खाया तुम लोग कभी, हम लोग जमाने में बहुत चलता था पार्ले जी, अब तो नहीं पता का बिस्कुट आ गया है। तो पार्ले जी बिस्कुट के अगर 2 पैकेट्स में लेता हूँ, एक पैकेट के ऊपर मैं दूसरा पैकेट रखता हूँ, तो दोनों कैसे
वैसे दिखेंगे, एकदम सेम टू सेम ही दिखेंगे ना, तो उसी को कोइंसाइड बोला जाता है। तो कोई भी चीज़ अगर सेम टू सेम है, कोइंसाइड है, जैसे कि मान लो 5 रुपये का 2 सिक्का अगर मैं लेता हूँ, 5 रुपये के 2 कॉइन्स लेता हूँ, तो वो दोनों भी क्या कहलाएंगे, आपस में कोइंसाइड कहलाएंगे। तो कोई भी चीज़ अगर आपस में कोइंसाइड है एक दूसरे के लिए, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, फिफ्थ हमारे पास एक्सियम है कि द होल्स इज ग्रेटर देन द पार्ट, यानी कि जो हमारा होल होता है ना, वो कब हमेशा क्या होता है, पार्ट से हमेशा बड़ा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमने एक बड़ा सा बिस्कुट लिया और उसका मैंने एक पार्ट तोड़ दिया, तो जो मेरा होल था ना वो हमेशा उस पार्ट से क्या होगा, बड़ा ही होगा। बेसिक सी बात है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एप्पल लो और उसको एक बार खा जाओ, एक बाइट उसका ले लो, खा जाओ, तो जो तुमने पार्ट खाया है अगर उसको मैं कंपेयर करूँ कंप्लीट एप्पल से, होल एप्पल से, तो वो क्या होगा, हमारा होल हमेशा ग्रेटर होगा उस वाले पार्ट से जो तुमने खाया है। तो कभी भी किसी भी चीज़ में जो होल होता है यानी कि जो कंप्लीट होता है वो हमारे उसके पार्ट से क्या होता है, ग्रेटर होता है। सिक्स एक्सियम है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था ना कि जब हम लोग कोई भी चीज़ आपस में इक्वल है और उसमें क्या कर देते हैं अपन, डबल कर देते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है। जैसे पहला वाला जो था ना सेम उसी टाइप से, बस यहाँ पे डबल कर दिया गया है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास जो C है वो बराबर है 2A का और जो C है वो बराबर है 2B का, तो यहाँ का जो A होगा और यहाँ का जो B होगा ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी कि कोई भी थिंग्स अगर किसी भी थिंग्स के डबल के बराबर है ना, जो C है वो B के डबल के बराबर है और C जो है वो A के डबल के बराबर है, तो ये जो डबल हो रही है ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है अपने अंतिम बैच में। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि इसी का बस उल्टा कर दिया, यहाँ पर डबल था यहाँ पर हाफ कर दिया कि कोई भी चीज़ अगर किसी भी चीज़ के आधे के बराबर है, जैसे मान लो C जो है वो हाफ A के बराबर है और C जो है वो हाफ B के भी बराबर है, तो हाफ A और हाफ B भी बराबर होंगे, यानी कि A और B भी वहाँ पर क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये एक्सियम से यूक्लिड चर्चा की। यूक्लिड ने क्या बताए थे, एक्सियम्स बताए थे जो कि पूरे मैथ से रिलेटेड है। ये देखो तुम्हारे पूरा मैथ वाला दिख रहा है ना, हर चीज़ हर अलग अलग फील्ड से दिख रहा होगा तुम लोगों को। अब आ जाओ पोस्टुलेट्स के बारे में जो कि केवल ज्योमेट्री से रिलेटेड होते हैं। तो पोस्टुलेट क्या कहलाता है भैया, तो पोस्टुलेट में क्या होता है कि हमारे पास केवल और केवल 5 पोस्टुलेट्स हैं जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आता है कि बताओ भैया यूक्लिड का ये थर्ड वाला पोस्टुलेट कौन सा है, या फिर कोई भी डेफिनेशन लिखा रहेगा बोलेगा कि बताओ यहाँ पर कौन सा पोस्टुलेट यूज हो रहा है, तो हमको बताना पड़ता है। पोस्टुलेट का भी आता है और एग्जाम का भी आता है, तो दोनों चीज़ों को रटना तो पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। पहला क्या दिया गया पोस्टुलेट में कि स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन एनी अदर पॉइंट, ठीक है, टू एनी अदर पॉइंट, यानी कि अगर हमारे पास कहीं पर भी एक पॉइंट है और कहीं दूसरे जगह पर दूसरा पॉइंट है, तो इस पॉइंट से उस पॉइंट को मिला करके हम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। यानी किसी भी दो पॉइंट्स को मिला करके आप एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। बस यही हमारा पहला वाला क्या है, पोस्टुलेट है। सेकेंड में अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, यानी कि अगर कोई भी हमारे पास लाइन है जो टर्मिनेट है, टर्मिनेट मतलब कि जैसे कि देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर क्या हो गया, ये रुक गया। पॉइंट के बीच जो दूरी होती है वो टर्मिनेटेड होती है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको B की तरफ भी आगे बढ़ा सकते हैं और A की तरफ भी आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कोई भी पॉइंट अगर हमको दिया हुआ है टर्मिनेटेड है, तो उसको हम लोग राइट में और लेफ्ट में दोनों तरफ में क्या कर सकते हैं, इनफिनाइटली बढ़ा सकते हैं। वो कभी खत्म नहीं होता, कभी भी कोई जो लाइन होती है ना वो कभी खत्म ही नहीं होती है, ठीक है। ये तो जो हमारा पॉइंट होता है ये लाइन सेगमेंट कहलाता है। दो पॉइंट के बीच जो दूरी होती है ना, लाइन सेगमेंट कहलाती है। लाइन अलग चीज़ होता है, रे अलग चीज़ होता है, लाइन सेगमेंट अलग होता है। ये सारी चीज़ों को तो मैंने तुम लोगों को क्लास 7 में या क्लास 8 में शायद पढ़ा भी रखा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला, अ सर्कल कैन बी ड्रॉ विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, यानी कोई भी जो सर्कल है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी रेडियस से और किसी भी सेंटर से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मेरा मन कर रहा है यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करने का, तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट पकड़ूंगा जो उसका सेंटर होगा, उससे थोड़ा सा दूरी लूंगा, मान लो 5 सेंटीमीटर का रेडियस लूंगा और बड़ा सा एक सर्कल बना दूंगा ऐसे 5 सेंटीमीटर के रेडियस के साथ, अपना उसको पकड़ के, प्रकार को पकड़ करके, कंपास को पकड़ करके। तो सर्कल का बस वही कहना है कि जो सर्कल हम बनाते हैं वो किसी भी पॉइंट, सेंटर ऑफ पॉइंट का यूज़ करके हम बना सकते हैं किसी भी रेडियस से। मन कर रहा है मान लो कि इस पॉइंट का यूज़ ना करूँ, मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँ और जो रेडियस उसका मैं 7 सेंटीमीटर ले लूँ, 5 का मन नहीं है मेरा, तो भी मैं उसको बना सकता हूँ सर्कल। ऐसा थोड़ी है कि 7 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिए तो नहीं बनेगा सर्कल, वो किसी भी रेडियस से बन सकता है। अगला पोस्टुलेट क्या है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कितना तुम राइट एंगल बना लो, तुम एक इंडिया में राइट एंगल बनाओ, दूसरा जाकर के ऑस्ट्रेलिया में राइट एंगल बनाओ, तुम्हारा जो राइट एंगल का वैल्यू होगा दोनों जगह पर बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या होंगे, आपस में 90 डिग्री ही कहलाएंगे। तुम बड़ा सा एक तो डब्बा ट्रायंगल बनाओ राइट एंगल वाला, छोटा ट्रायंगल बनाओ राइट एंगल वाला, लेकिन जहाँ पर राइट एंगल बनेगा, जैसे देखो ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन राइट एंगल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों आपस में 90 डिग्री ही बनाते हैं। तो जितने भी राइट एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। ये फोर्थ पोस्टुलेट हो गया। फिफ्थ में बोल रहे हैं कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग
अच्छा, इसमें बहुत डिटेल में लिखा हुआ था पोस्टुलेट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, हिंदी में तुमको समझा देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। ये मैंने अच्छा काम किया था क्योंकि बच्चे लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे इस पोस्टुलेट में, तो मैंने उनके लिए एकदम बेसिक सा लैंग्वेज में इसको हिंदी में कर दिया। देखो क्या बोला जा रहा है इसमें, बाकी तुम लोग इसका इंग्लिश में अपने बुक में देख ही सकते हो, चाहे तुम्हारे पास NCERT हो, RS अग्रवाल हो, RD शर्मा हो, कोई भी बुक हो, तुम इसको आराम से देख सकते हो। 5th वाला पोस्टुलेट को यूक्लिड का मैं हिंदी में तुमको ईजी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि जब कोई सीधी लाइन PQ दो अन्य सीधी लाइन AB और CD को इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे कि हमारे पास दो लाइन थे बेचारे, एक CD था एक AB था, दोनों अपने अपने डायरेक्शन में चल रहे थे। एक भैया बड़ा सा लाइन PQ आ गया और उनको क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। इंटरसेक्ट कर मतलब कट कर देना। तब वहाँ पर 4 इंटीरियर एंगल्स बनती हैं। देखो तुम लोग अंदर में 4 इंटीरियर एंगल्स बन रही हैं। क्लास 7th की ये टॉपिक है इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल। अब ये मत बोलना सर इंटीरियर एंगल क्या होता है, ये जो अंदर में एंगल्स बन रही है ना इसको बोलते हैं, और बाहर में जो एंगल बनेंगे उसको एक्सटीरियर बोलते हैं। ठीक है, तो 4 इंटीरियर एंगल्स बनती हैं। तो अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट, यानी कि जो पोस्टुलेट नंबर 5th है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जिस तरफ के इंटीरियर एंगल्स का सम कहाँ गया, हाँ, सम 180 डिग्री से कम होगा, लाइन AB एंड CD उसी तरफ जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। एकदम बेसिक सा है, एकदम बहुत ही आसान है। देखो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जब आपके पास 4 इंटीरियर एंगल्स बन गए तो सेम एंगल्स को देखो, यानी कि जो सेम साइड वाले एंगल, जैसे 1 और 2 को देखो और 3 और 4 को देखो, तो आप ये यहाँ पर नोटिस करो कि कौन से साइड का जो एंगल्स हैं उनको हम लोग प्लस करें तो आपस में वो क्या हो, 180 डिग्री से कम हो। अगर हमारा 180 डिग्री से कोई भी एंगल आपस में कम निकल करके आ गया ना, तो समझ जाना कि इधर ही जा करके वो दोनों क्या होंगे, ये लाइन और ये लाइन जब मैं बढ़ाऊंगा तो इधर इंटरसेक्ट होंगे, और अपोजिट वाले को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो और दूर चला जाएगा, वो और पास नहीं आएगा। तो जब कभी भी हमारे पास 180 डिग्री का एंगल बनता है ना, दोनों एंगल मान लो दोनों को प्लस किया हमने और 180 डिग्री बन रहा है, तो उस कंडीशन में तो हमारे पास वो लाइन एकदम सीधे होंगी। जैसे मान लो यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90 है तो दोनों एकदम सीधा लाइन बन जाएगा। लेकिन जब इस कंडीशन में ऐसा कभी है कि हमारे पास 2 लाइन्स थे, बेचारे एक ऐसे चल रहे थे, एक तीसरा लाइन आकर के उनको कट किया तो 4 इंटीरियर एंगल्स बन गए। अब सेम साइड वाले एंगल्स को आपको देखना है, जैसे 1 और 2 और 3 और 4, ये दोनों सेम साइड के 3 और 4, और 1 2 हमारे सेम साइड के, ये लेफ्ट वाला कहलाएगा, ये राइट वाला इंटीरियर एंगल कहलाएगा। तो जिधर के भी हमारे इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम होने वाला है, यहाँ पर देखो आप लोग साफ साफ देख भी सकते हो कि हमारा 180 कैसा बनता है, एकदम 90 डिग्री यहाँ पर बनता है, यहाँ पर बनता है, एकदम सीधा सीधा जाते हैं तब 180 बनता है। लेकिन दिख रहा है कि भैया ये छोटा होते जा रहा है, तो जिधर भी 180 से कम होगा वो लाइंस आपस में जाकर के उसी साइड इंटरसेक्ट होंगी। ये हमारा 5th पोस्टुलेट कहता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वगैरह भी मैंने लिखे थे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे, इसको बाद में पढ़ेंगे, इसको आप लोग मेरे नोट्स में पढ़ सकते हो अंतिम में ज्वाइन करके। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज में, और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। देखो जो पहला हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 5.1 में, इसमें बोल रहा है भैया बताइए ट्रू और फॉल्स, रीजन भी बता दीजिएगा। तो रीजन में अभी आपको समझा दूंगा, आप अपने लैंग्वेज में उसको लिख सकते हो, कभी भी रीजन वगैरह वो रटना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फर्स्ट वाले में कि ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, यानी कि एक अगर मेरे पास पॉइंट है, मान लो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बनाया तो इससे केवल मैं एक ही लाइन पास कर सकता हूँ। तो ये तो बिल्कुल गलत है, साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं इधर से एक लाइन क्रॉस कराऊँ, इधर से भी एक लाइन आ सकता है, इधर से भी उसी पॉइंट में, इधर से भी उसी पॉइंट में, जैसे कि हमारा व्हील चक्र होता है ना हमारे झंडे में, तिरंगा झंडा में, उसमें देखते हो एक पॉइंट से कितने सारे लाइन क्रॉस हुए रहते हैं। चलो कमेंट करके बताओ उसमें टोटल कितने लाइन्स होते हैं हमारे व्हील चक्र में। ओके बच्चे चलो, तो भैया कहने का मतलब है कि एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारे लाइन पास हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर हमको बोल दिया केवल एक ही लाइन, एक सिंगल पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकता है, इसीलिए ये पहला स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड में बोल रहे हैं कि देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट्स के बीच से हम लोग कई सारे लाइन को यहाँ पर पास करा सकते हैं। तो ये भी उल्टा कर दिया, ये भी गलत दे दिया। कैसे गलत कर दिया, तुम यहाँ पर अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी देखो, इसके बीच से अगर मैं एक लाइन गुजारना चाहूँ तो बस एक ही लाइन बना सकता हूँ मैं। अगर सिंगल सिंगल बोलता है कि भैया पॉइंट ए से हम लोग बहुत सारी लाइन गुजार सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, पॉइंट बी से भी हम लोग बहुत सारी लाइन को यहाँ पर क्रॉस करा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर आपको समझाया व्हील चक्र वाला जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। लेकिन अगर 2 पॉइंट्स दे दिया जाए और बोला जाए कि उनके बीच से भैया जी लाइन को गुजारो, तो केवल आपको एक ही लाइन मिलेगा, आप इसके बीच से दूसरा लाइन कैसे गुजार सकते हो? ऐसे आओगे, ए से इधर जाओगे फिर एक से जाओगे क्या, तो वो एक लाइन थोड़ी कहलाएगा, वो तो 2 लाइन हो जाएगा। यहाँ पर से यहाँ एक लाइन और यहाँ से यहाँ 2 लाइन हो जाएगा, दूसरा लाइन हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से केवल हम क्या कर सकते हैं, एक ही लाइन को गुजार सकते हैं। ओके बच्चा लोग, तो इसीलिए ये रीजन भी क्या होगा हमारा गलत हो जाएगा, फॉल्स कर देते हैं इसको, ये स्टेटमेंट को। तीसरा क्या बोल रहा है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडिफिनेटली ऑन बोथ साइड। देखो अभी मैंने आपको पोस्टुलेट बताया था ना, बताया था, बस वही चीज़ यहाँ पर आ गया कि कोई भी टर्मिनेटेड लाइन है, जैसे ए और बी, ये क्या दिख रहा है, एक टर्मिनेटेड लाइन है 2 पॉइंट के बीच में, तो इसको इधर भी इनडिफिनेटली बढ़ाया जा सकता है और इधर भी इनडेफिनेटली बढ़ाया जा सकता है, जो कि मैंने पोस्टुलेट नंबर में देखा था एग्जाम पोस्टुलेट में। तो यस, ये बिल्कुल सही चीज़ बोल रहा है, इसीलिए हमारा क्या होगा, ट्रू होगा।
ठीक है। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल, बिल्कुल सही बात है। अगर दो सर्कल हमारे इक्वल हैं, फॉर एग्जांपल तुम अपनी मम्मी जी का जो हाथ में कंगन वगैरह पहनी होगी उसको निकालना, सेम साइज वाला सेम डिजाइन वाला, एक कंगन को रखना, उसके ऊपर दूसरे कंगन को रखना, तो दोनों क्या दिखेंगे तुमको, एक के ऊपर दूसरा एकदम परफेक्ट फिट हो जाएगा। उसको ही क्या बोला जाता है, इक्वल बोला जाता है। दोनों सर्कल इक्वल हैं। अब तुम उसका रेडियस नाप करके देखना चाहो तो रेडियस नाप करके देख सकते हो, दोनों का रेडियस बराबर ही होगा। तो अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो उसके रेडियस भी बराबर होंगे। जैसे मम्मी जी कंगन का एग्जाम्पल दे दिया मैंने, उसके अलावा आप दो 5 रुपये या 10 रुपये का जो कॉइन होते हैं उसको भी देख सकते हो, एक के ऊपर दूसरा रखना, फिर दोनों का रेडियस भी नाप सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो दो इक्वल के अगर सर्कल इक्वल है तो भैया रेडियस इक्वल होंगे ही, ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। फिफ्थ में बोला जा रहा है कि इन फिगर 5.9, यहाँ पर 5.9 जो फिगर दिख रहा है देखो इसको ध्यान से, अगर ए बी बराबर है पी क्यू का, ये जो लाइन है पी क्यू के बराबर है, मान लो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। साथ ही साथ जो पी क्यू है वो एक्स वाई के बराबर है, यानी ये वाली जो लाइन है वो इस वाली लाइन के भी बराबर है। ए बी भी 5 है और पी क्यू भी 5 है, इसीलिए दोनों बराबर थे। साथ ही साथ हमको ये बोल रहा है कि जो मेरा पी क्यू है और एक्स वाई है ये भी बराबर है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि अगर ये 5 था तो ये भी 5 होगा, तभी तो बराबर कहलाएंगे आपस में। तो उस कंडीशन में ए बी और एक्स वाई भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी ये लाइन और ये लाइन भी बराबर होंगे। तो यस, यही तो बिल्कुल सही चीज़ है। ये तो मैंने आपको समझाया था वहाँ पर कि अगर कोई भी चीज़ आपस में इक्वल होता है किसी भी सेम चीज़ के, तो वो दोनों आपस में भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे ए इक्वल टू मैंने बताया था आपको सी है और बी इक्वल टू मैंने बताया था सी है, तो ए और बी भी आपस में बराबर होंगे। वही चीज़ तो यहाँ हो रहा है कि ये 5 था तो ये भी 5 था, ये दोनों बराबर थे, और ये दोनों भी बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, 5 होंगे। इट मीन्स कि ये वाला और ये वाला भी आपस में बराबर होगा, तो ये भी क्या हमारा ट्रू है। तो इस तरीके से आपको ट्रू एंड फॉल्स को तुम समझ करके बनाना है, रटना किसी को नहीं है। बबुआ लोग रटोगे तो बेटा कान पकड़ के उठा देंगे ऊपर, तो आप लोगों को रटना नहीं समझना है। अब आ जाते हैं, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड, फर्स्ट व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। यानी कि यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, आपको इनके डेफिनेशन बताने हैं, और अगर आपको जरूरत पड़ता है कहीं पर कि इनके डेफिनेशन से पहले कुछ दूसरे डेफिनेशन बताने के लिए, तो वो भी आप बता सकते हो कि अगर ये डेफिनेशन तुम बता रहे हो और हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसे टर्म्स आ जाएं जिसका डेफिनेशन और बताना पड़े बच्चों को, तो फिर तुम उसका डेफिनेशन भी पहले बता सकते हो। तो चलो मैं आपको इसका जो आंसर है वो लिख करके समझाता हूँ डिटेल में। सो यहाँ पर हमने कॉपी में सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लिया है, ताकि बच्चों को मैं जब नोट्स प्रोवाइड कराऊँ तो बच्चों को कोई दिक्कत ही ना हो। सबसे पहले आते हैं अपन किसके पास, पैरेलल लाइंस के डेफिनेशन के पास, कि पैरेलल लाइंस एक्चुअल में होते क्या हैं, और अगर अपने को पैरेलल लाइन का डेफिनेशन जानना है तो उसके लिए हमको और कौन कौन सी चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है। तो बहुत ही देखो, पहला चीज़ जो सबसे पहला डिस्क्लेमर है वो ये है कि किसी भी चीज़ का डेफिनेशन होता है बच्चा ना, मैथ्स में मैक्सिमम आप देखोगे कि अलग अलग टीचर उसे अलग अलग तरीके से लिखते हैं। तुम गूगल करोगे तुमको कुछ और मिलेगा, तुम बुक में देखोगे तुमको कुछ और मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि डेफिनेशन को हमेशा खुद से बना करके ही लिखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कोशिश किया है कि जो सबसे ईजीएस्ट डेफिनेशन हो सकता है वो मैं यहाँ पर आपके लिए लिखा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपको इससे ज़्यादा ईजी डेफिनेशन अगर समझ में आता है कोई दूसरा, तो आप उसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चा लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आते हैं पैरेलल लाइन के डेफिनेशन के पास। तो पैरेलल लाइन होता क्या है, तो ऐसे लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। यानी कि दो ऐसे लाइन अगर मैं लूँ जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ही ना करते हों, तो ऐसे लाइंस को ही क्या कहा जाता है, पैरेलल लाइंस कहा जाता है सिंपल लैंग्वेज में। कि भैया दो लाइन है, दोनों एक दूसरे को कट ही नहीं कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, तो दोनों क्या होंगे, पैरेलल ही कहलाएंगे। अब पैरेलल लाइन के बारे में जानने के लिए अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपने देखे। पहला देखा आपने लाइन्स के बारे में, फिर आपने देखा पैरेलल लाइंस के बारे में, फिर इसके अलावा एक पॉइंट भी होता है कि भैया पैरेलल लाइन किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं होते हैं। तो आप इसका भी लिख सकते हो कि आपको लाइंस की तो जरूरत पड़ेगा ही, कि लाइंस क्या होता है ये जानना जरूरी है, और इंटरसेक्ट करना क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। बाकी पॉइंट नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। या फिर पॉइंट इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्यों लिखा है उसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ। कि मान लो अगर आपको इसका दूसरा डेफिनेशन लिखना है, तो तुम इसका दूसरा डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो, कि दो ऐसे लाइंस जिनके बीच की जो दूरी होती है, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर, फिर यहाँ से अगर मैं यहाँ दूरी देखूँ इनके बीच का ना, तो ये दूरी हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। हमेशा कोई भी अगर पैरेलल लाइन है ना, तो उनके बीच का जब डिस्टेंस निकालना तो हमेशा बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं क्या ले लूँ, अपने स्केल ही ले लेता हूँ। देखो स्केल का ये वाला साइड और ये साइड क्या है, आपस में पैरेलल है। यहाँ से यहाँ का जब तुम डिस्टेंस देखोगे तो भी उतना ही मिलेगा जो यहाँ से यहाँ तक का मिलेगा। यानी कि ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस, हर जगह जो डिस्टेंस निकलेगा वो हमेशा बराबर होता है। तो तुम ऐसे भी इसका लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था पैरेलल लाइन का डेफिनेशन। अब आते हैं परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है सर जी, आइए उसे भी समझ लेते हैं। तो अगर हमारे पास दो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर, तो वो लाइन से आपस में क्या कहलाएंगे, परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगे। जैसे कि एक लाइन हमने बनाया, दूसरा लाइन ऐसे आ गया, तो कहने का मतलब कि एक दूसरे को ये 90 डिग्री पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट करना मतलब कि एक दूसरे को कट करना।
तो उस कंडीशन में ये दोनों लाइन्स आपस में क्या कहलाएंगे, परपेंडिकुलर लाइन कहलाएंगे। अब इसके जानने के लिए, परपेंडिकुलर का डेफिनेशन जानने के लिए तुमको दो डेफिनेशंस और जानने होंगे। पहला होगा एंगल्स का कि भैया एंगल क्या होता है, तो ये एंगल होता है जो हमारे पास कोई भी दो साइड्स के द्वारा मिल करके जो हमारा एक कह सकते हैं कोण बनता है उसे अपन एंगल बोलते हैं। जैसे कि दरवाजा जब तुम खोलोगे तो वहाँ पर एंगल बनेगा, मेरे दो फिंगर्स के बीच में देखो यहाँ पर एक एंगल बना हुआ है, ये दिख रहा होगा तुम लोगों को। तो बहुत सारे एंगल्स होते हैं, तो यहाँ पर इसके डेफिनेशन तुमको नहीं लिखने हैं, डेफिनेशन के लिए इसी का लिखना, बस ये बता देना है कि इसके डेफिनेशन के लिए हमको और किसकी जरूरत पड़ेगी। तो परपेंडिकुलर लाइन्स के लिए आपको एंगल्स की जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा ना कि भैया लाइंस क्या होता है, तभी तो बच्चा समझ पाएगा कि परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है। तो सिंपल समझ में आ गया कि दो लाइंस थे, उनके बीच में अगर वो दोनों एक दूसरे को इस तरीके से अगर कट कर रहे हैं कि उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगे। तीसरे डेफिनेशन के पास आ जाते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। वैसे तीसरे में हमारे पास कुछ और दिया हुआ था, लाइन सेगमेंट दिया हुआ था, लेकिन मैंने बुक में देखा रेडियस ऑफ सर्कल गलती से और उसको मैं तीसरे में डाल दिया हूँ, तो चौथे में आपको मिल जाएगा लाइन सेगमेंट, टेंशन नहीं लेने का। पहले अपन समझते हैं रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है। बहुत ही एकदम बेसिक सा डेफिनेशन है इसका भी, कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट लिंक ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। यानी कि कोई एक सर्कल है, उसके सेंटर से सर्कल में कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर जब हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, लेइंग ऑन, देखो ये जो वर्ड लिखा है ना मैंने, लेइंग ऑन द सर्कल, उसका मतलब ये हुआ कि सर्कल में कहीं पर भी बहुत सारे पॉइंट होंगे, ये होगा यहाँ बीच में बहुत सारे पॉइंट निकलेंगे, तो किसी भी पॉइंट में जब आप डिस्टेंस देखोगे ना सर्कल के सेंटर से, तो वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ये वाला लाइन जो मैंने खींचा, फिर जो ये लाइन मैं खींचूंगा, ये हमेशा क्या होंगे, आपस में इक्वल ही होंगे, और ये जो लाइन्स होते हैं यही क्या कहलाते हैं, आपस में रेडियस कहलाते हैं। अब रेडियस के बारे में जानने के लिए सबसे पहले बच्चा को तो सर्कल के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इसके लिए हमको सर्कल का डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगा, सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है ये जानना पड़ेगा, और पॉइंट क्या होता है वो जानना पड़ेगा। पॉइंट मतलब कि किसी भी जगह पर एक पॉइंट जो होता है इस तरीके से, ये हमारे पॉइंट्स कहलाते हैं। तो ये तीनों चीज़ों को जरूरत पड़ेगा, फिर हम समझ जाएंगे कि भैया जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो क्या होता है, उसका डेफिनेशन फिर यहाँ पर फुलफिल हो जाएगा। अगला जो हमारे पास डेफिनेशन है लाइन सेगमेंट का, जैसे मैंने आपको बताया ये थर्ड में था, मैंने फोर्थ में डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं उससे, आप लोग अपने बुक में कॉपी में जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो। हमसे बोला जा रहा है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो देखो कभी भी कोई लाइन होता है ना, तीन चीज़ें होती हैं। पहला तो होता है एक लाइन, जैसे कि अगर इस तरीके से अगर कोई ड्राइंग बना हुआ तुम देखो तो समझ जाओ कि वो लाइन का ड्राइंग बना हुआ है। लाइन में दोनों साइड एरो लगा हुआ रहता है, और इस एरो का मतलब ये होता है कि ये जो लाइन है वो दोनों तरफ क्या हो रहा है, इनडिफिनिटली चलते चला जा रहा है, कभी भी खत्म नहीं होता। लाइन को बस हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। एक्चुअल में जो लाइन आपने बनाया है ना, वो क्या होगा, पृथ्वी पार कर जाएगा, ये आगे भी बढ़ते जाएगा, टेबल में उतरेगा, टेबल से घर में पहुंचेगा, घर से आंगन में पहुंचेगा, आंगन से रोड में पहुंचेगा, रोड से दूसरे शहर पहुंच जाएगा। लाइन का मतलब ये होता है कि वो इंडेफिनेटली दोनों साइड बढ़ रहा है, तो इसको लाइन बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट हो या फिर कोई भी एक पॉइंट हो, एंडिंग पॉइंट, और इस साइड में केवल एक रे ऐसे गया हुआ है, मतलब इधर एरो बना हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तो ये खत्म हो जा रहा है, लेकिन राइट साइड में ये क्या हो रहा है, इंडेफिनेटली चलता चला जा रहा है। और अगर इसके बीच में ही, यानी किसी लाइन के बीच में ही अगर आप दो पॉइंट ले लो, ये पॉइंट लिया मैंने और ये पॉइंट लिया, और इन दोनों पॉइंट के बीच की अगर डिस्टेंस की बात की जाए, जो मैं भी यहाँ पर डार्कर बना रहा हूँ, तो ये जो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है इसको ही बोला जाता है लाइन सेगमेंट। इसका एक निश्चित दूरी होता है और ये हमेशा खत्म होने वाला रहता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, इंडेफिनेटली नहीं बढ़ता है, वो हमेशा खत्म होता है। वो किसी भी लाइन के बीच का एक पार्ट कह सकते हो तुम लोग, लाइन का या रे के बीच का जो पार्ट होता है उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो उसको मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो हम बना रहे हैं, जो एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट के बीच का केवल है, तो उसको ही अपन लाइन सेगमेंट कहते हैं। और इसका डेफिनेशन के लिए पॉइंट का जानना जरूरी है कि पॉइंट क्या होता है। लास्ट में आ जाओ स्क्वायर के पास कि स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होगी सर। तो देखो कोई भी क्वाड्रिलेटरल, अब बोलोगे सर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो देखो कोई भी ऐसा फिगर जिसके 4 साइड्स होते हैं उसको क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। कोई भी फिगर जो क्लोज फिगर हो और उसके 4 साइड्स हो तो वो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। जैसे कि मान लो मैं खराब से बनाता हूँ, ऐसे किया मैंने, ऐसे किया, ऐसे लेकर के गया, ऐसे लेकर के आया। खराब बना रहा था लेकिन तो बहुत मस्त काजू कतली बन गया भाई, बर्फी बन गया है। तो चलो कोई बात नहीं, 4 साइड दिख रही तुमको ना, तो ये क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, सिंपल एकदम। ओके, तो एक हमारे पास ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसके चारों के चारों साइड्स यहाँ बराबर हों, एंड एंगल्स आर 90 डिग्री इज नोन एज स्क्वायर, और जिसके जो एंगल्स वो 90 डिग्री हो। जैसे कि देखो मैं एक स्क्वायर बना के दिखा भी देता हूँ, तो वो जानते हैं स्क्वायर क्या होता है, फिर भी देख लो। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल 4 साइड वाला फिगर जिसके चारों साइड्स आपस में बराबर है और उनके बीच में जो एंगल्स बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, तो यही फिगर क्या कहलाएगा, आपस में एक स्क्वायर कहलाएगा। इसके लिए तुमको क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानना जरूरी है, जो मैंने आपको समझा ही दिया। फिर तुमको साइड्स के बारे में जानना जरूरी है भैया कि साइड क्या होता है, और फिर एंगल्स के बारे में जानना जरूरी है, तो फिर तुम्हारा स्क्वायर कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था डेफिनेशन वाला, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलो बब्बू लोग थर्ड के पास बढ़ते हैं। लेकिन अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो, चीज़ें समझ में आ रही हो, तो एक चीज़ बिल्कुल जरूर करना, इस चीज़ को मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना यार, उससे मुझे
मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल जाता है। तो शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे बताओ अगर कुछ भी कमी रह जा रहा है या फिर तुमको कुछ चीज़ें बहुत मज़ा आ रही है तो सारी चीज़ मुझे आप कमेंट करके बताओ। चलो थर्ड क्वेश्चन के पास चलते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कंसिडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। यहाँ पर आपको नीचे में 2 पोस्टुलेट्स देखने को मिलेंगे, यानी वही 2 टर्म्स लिखने को दिए हुए हैं आपको। हमसे बोला जा रहा है पहले इसको पढ़िए और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए उनके आंसर कीजिए। पहला पोस्टुलेट क्या है कि गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, यानी कि 2 अलग अलग पॉइंट हैं ए और बी, ये अपने को दिया हुआ है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर हमारा बी है। अब बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। इनके बीच में क्या होगा, एक थर्ड पॉइंट होगा। अगर इन दोनों को मैं एक लाइन से मिला दूं और इसके बीच में क्या होगा, एक थर्ड पॉइंट दिया हुआ है जिसका नाम होगा सी। तो यस, अगर 2 पॉइंट्स हमारे पास हैं तो उसके बीच कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, जिसमें से हम लोग एक पॉइंट का नाम सी भी रख सकते हैं। ओके बच्चा लोग आगे बढ़े, अगला देखिए। अगला बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, यानी कि हमारे पास क्या होगा कि क्या बोल रहा है इसमें कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, यानी कि 3 पॉइंट्स होंगे जो कि नॉट ऑन द सेम लाइन, जो कि एक सेम लाइन पे नहीं होंगे। यानी इस पर इस तरीके से बोल रहा है कि मान लो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और तीसरा पॉइंट कहीं साइड में ऊपर नीचे कहीं भी है, यानी कि ये तीनों क्या है, सेम लाइन पे नहीं है। एक इधर जा रहा है लाइन, एक इधर जा रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास दूसरा पोस्टुलेट दिया हुआ है। पहले पोस्टुलेट में बोला गया था कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 अलग अलग पॉइंट और उनके बीच में क्या है, एक तीसरा पॉइंट है जो कि सी है। और फिर यहाँ पर हमारे पास बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, हमारे पास 3 पॉइंट्स ऐसे हैं दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, तो जो कि सेम लाइन पे नहीं होंगे। तो ये भी सही है कि भैया 3 पॉइंट हमारे पास हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ है, जो कि सेम लाइन पे नहीं है। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, दोनों कंडीशन सही है। अब आगे बढ़ते हैं, हमसे क्या बोल रहा है, डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या ये जो पोस्टुलेट आपको दिए हुए हैं इसमें कुछ अनडिफाइंड टर्म्स हैं क्या, जिसको जानना जरूरी था। तो जैसे यहाँ पर हमको बोला गया था ना कि भैया इसके डेफिनेशन बताओ, साथ ही साथ कुछ ऐसे टर्म्स भी बताओ जिनको जानना जरूरी है इनके डेफिनेशन के लिए। वैसे यहाँ पर भी ये जो पोस्टुलेट हैं इसमें कुछ ऐसे टर्म्स आपको दिख रहे होंगे जिनका डेफिनेशन आपको नहीं बताया गया। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए लाइन, हम लोग यहाँ पर लाइन का जरूरत पड़ रहा है ना, देखो सेम लाइन बोल रहा है तो लाइन क्या होता है ये तो हमको बताया ही नहीं गया इसमें पोस्टुलेट में, तो हमको लाइन्स का जरूरत पड़ रहा है। हमको पॉइंट के बारे में बात किया जा रहा है लेकिन पॉइंट का डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, और ये सारे डेफिनेशन मैंने उसमें लिखे हुए हैं अपने क्या बोल सकते हो आप लोग फॉर्मूला शीट में, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। ठीक, तो कहने का मतलब है कि हमारे पास कुछ तो टर्म्स हैं जो अनडिफाइंड है। यस, ये तो सही लिखा हुआ है। आगे बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है टोटल। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्या कुछ अनडिफाइंड टर्म है, तो बिल्कुल है। अगर मैं इसका आंसर कैसे लिखना है वो बताऊंगा, कॉपी में टेंशन नहीं लेने का, पहले अपन समझ लेते हैं चीज़ों को। आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब कि क्या ये अलग है और ये अलग है क्या, यानी कि कंसिस्टेंट कब कहलाएगा, जैसे अगर ये पोस्टुलेट किसी और चीज़ को डिफाइन करे और ये जो है किसी और चीज़ को डिफाइन करे तो उस कंडीशन में दोनों आपस में कंसिस्टेंट कहलाते हैं। तो बिल्कुल ये एक अलग पोस्टुलेट है और ये एक अलग पोस्टुलेट है, दोनों अलग अलग चीज़ों को यानी कि डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए कंसिस्टेंट तो होंगे। तीसरा बोल रहा है चीज़ इसमें कि डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट एक्सप्लेन, क्या ये किसी यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो उसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये किसी यूक्लिड पोस्टुलेट को तो एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी शुरू में ही दिखा दिया, वीडियो के स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन करा दिया कि पोस्टुलेट क्या होता है, एक्सियम क्या होता है। लेकिन यहाँ पर ये एक एक्सियम को क्या कर रहे हैं, बोल सकते हो आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, या फिर एक एक्सियम का यहाँ पर यूज हो सकता है। वो कौन सा एक्सियम है, तो आप लोग यहाँ पर अगर 5.1 वाला एक्सियम देखोगे, ये वाला एक्सियम, तो इसमें बोला गया है कि गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम, यानी कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट दिया हुआ है तो उनके बीच में क्या होता है, एक यूनिक लाइन होता है जिससे वो जो लाइन जो है वो उन दोनों में से पास होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ तो बोल रहा है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, उनके बीच से एक लाइन गुजार दो और उसमें एक पॉइंट तीसरा भी आ जा रहा है, तो ये कह सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर इस वाले एग्जाम का यूज हुआ है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे सर, एग्जाम में अगर आ जाए, वैसे तो आता नहीं वो ऐसे एग्जाम में, फिर भी आप लोग समझ लो। सबसे पहले कि इसको लिख लेना कि देयर आर मैनी अनडिफाइंड टर्म्स लाइक लाइन्स, पॉइंट, एटसेट्रा। यहाँ पर मैंने एटसेट्रा डाल दिया है, बाकी आप लोग बस इतने ही लिखोगे, 2 ही बस लिखोगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा कि 2 अनडिफाइंड टर्म तो यहाँ पर अपने को दिख ही रहे हैं, एक है लाइन और दूसरा है पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन था क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है, तो बिल्कुल यस, दिस पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे रेफर टू 2 डिफरेंट सिचुएशंस, ये दोनों अलग अलग सिचुएशंस के बारे में बात कर रहे हैं, सो दैट रीजन ये कंसिस्टेंट कहलाएंगे। और तीसरा क्या बोला था कि क्या ये किसी यूक्लिड के पोस्टुलेट को कर रहे हैं यूज, तो बिल्कुल नहीं, नो दिस पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, ये पोस्टुलेट यूक्लिड के पोस्टुलेट नहीं है, लेकिन दे फॉलो फ्रॉम एग्जाम 5.1, ये जो हमारा एग्जाम 5.1 दिया हुआ अपने बुक में उसको ये यहाँ पर ये फॉलो कर रहे हैं। बाकी आप चाहो तो एग्जाम भी यहाँ पर डिटेल में लिख सकते हो, अगर 5.1 ना लिखना चाहो तो उस एग्जाम को भी लिख सकते हो जो एग्जाम हमने आपको दिखाया वहाँ पर। तो इस तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। आई होप ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो टेलीग्राम पर डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन के पास।
फोर्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, मैं अभी से क्लियर कर देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अपने अंतिम बैच में भी लिया था। वहाँ पर क्या था, बहुत सारे क्वेश्चन थे, अलग अलग बुक से भी थे, RD शर्मा के एग्जाम्पलर से भी था, जिससे क्वेश्चन बच्चे लोग क्या आए थे। फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन के पास आते हैं और फोर्थ वाले में क्या बोल रहे हैं ये समझते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि इफ अ पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, एक पॉइंट सी है जो ए और बी के बीच में कुछ इस तरीके से है कि AC और BC बराबर है, यानी कि A से लेकर के C तक की जो दूरी होगी और B से लेकर के C तक की जो दूरी होगी वो दोनों आपस में बराबर होगी। देन प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना है कि जो AC है ना वो क्या है, AB का आधा है। एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर, फिगर बनाकर इसको एक्सप्लेन करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इसको भी कई बार गड़बड़ कर देते हैं और ये एकदम ईजी नंबर दे करके जाता है। तो इस क्वेश्चन का नंबर बिल्कुल मत छोड़ना। आओ मैं समझाता हूँ कैसे बनेगा ये। तो सबसे पहले तो तुम ड्राइंग समझो। हमसे बोला गया है कि 2 पॉइंट्स हैं, एक है पॉइंट A, एक है पॉइंट B, उनके बीच में कोई पॉइंट C आ जा रहा है और कुछ इस तरीके से आ रहा है। क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है, ये गिवन है इस क्वेश्चन में कि हमारा जो AC है ना वो क्या है, इक्वल है BC के। ये अपने को क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इट इज़ गिवन। ओके, समझ में आ रहा है? इतना फोकस कर देता हूँ अच्छे से, कैमरा में दिखना चाहिए भाई। हाँ, दिख रहा है क्लियर? ये क्वेश्चन में गिवन है। अब तुमको क्या करना है, यहाँ पर यूक्लिड चचा का जो हमारा एक एक्सियम है कि जब हम लोग इक्वल में इक्वल को ऐड करते हैं तो हमारा होल जो है वो इक्वल होता है। यानी देखो ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल हैं, AC और BC इक्वल है। बस इस चीज़ को याद रखो। क्या करना तुम कि इसमें भी AC ऐड कर दो और इसमें भी AC ऐड कर दो। देखो यहाँ पर हमारे पास AC है, उसमें मैंने AC ऐड कर दिया दो इक्वल चीज़ों में, और इधर भी हमारे पास BC था, इसमें भी मैंने AC ऐड कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास AC और BC इक्वल दिया हुआ था पहले से, तो वो हमने लिख दिया है। और दोनों में हमने सेम चीज़ को ऐड किया, इधर भी AC ऐड किया और इधर भी AC ऐड किया, जिसको हमने भी क्वेश्चन में क्या पढ़ा था इसके बारे में। अभी जब मैं आपको एग्जाम पढ़ा सकता हूँ कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वल ऐड कर रहे हैं। तो इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, देन होल्स आर इक्वल। ये चीज़ पढ़े ना, बस वही चीज़ है यहाँ पर कि भैया हमारे पास हमने जो इक्वल चीज़ें दी हुई थी उसमें मैंने इक्वल को ऐड किया, तो जो होल मिला हमको, जो सम मिलेगा ये भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। बस यहीं से आपका आंसर आ गया। कैसे आ गया सर ये आंसर, वो देख लो। AC और AC को जब ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा 2AC बन जाएगा। इधर BC प्लस AC करो तो तुम यहाँ पर इसमें से देख सकते हो, ड्राइंग से देख सकते हो कि हमारे पास ये जो BC है, अगर उसमें मैं AC मिला दूँ तो दोनों मिल करके क्या बन जा रहा है, AB बन जा रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक BC, यहाँ से यहाँ तक AC, दोनों मिला दिए तो हमारा AB बन गया। तो 2AC इक्वल टू हमारे पास क्या निकल करके आ जा रहा है, AB निकल करके आ जा रहा है। बस यहीं से आंसर आ जाएगा। 2 को इधर ट्रांसफर कर दो तो AC इक्वल टू हो जाएगा AB डिवाइड बाई में 2, और इसी को चाहो तो जैसे बुक में लिखा हुआ है वैसे भी लिख सकते हो, AC इक्वल टू हाफ AB। यानी कि ये जो 2 था हमने उसको अलग फ्रैक्शन में कर दिया, नीचे में 2 कर दिया और ऊपर में 1 किया है। AB का 1 से मल्टीप्लाई हो तो AB ही आएगा, नीचे में 2 हो जाएगा। तो AC इक्वल टू हाफ AB, ये अपने को यहाँ पर प्रूफ करना था, जो हमने एकदम ईजी तरीके से कर दिया। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा समझ करके। और इसको छोड़ना मत भैया, बता दे रहा हूँ, एग्जाम में अगर छोड़े ना तुम लोगों को मैं कान गर्म करूँगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही आराम से आता है एग्जाम में ये क्वेश्चन। तो ये 4th नंबर भी कंप्लीट हुआ। चलिए जो अगला 5th वाला क्वेश्चन उसे बनाते हैं। 5th वाले में बोल रहा है कि इन क्वेश्चन 4, जो क्वेश्चन 4 में भी आपने काम किया, हमने वहाँ पर क्या देखा कि पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। हमने देखा कि C जो है भैया वो मिड पॉइंट था लाइन सेगमेंट AB का। प्रूव कीजिए दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। यानी आपको ये प्रूव करना है कि किसी भी लाइन सेगमेंट में केवल एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, दूसरा उसका मिड पॉइंट हो ही नहीं सकता। तो ये तो कॉमन सी बात तो है। जैसे मान लो मेरा पेन है, अगर इसका मान लो 10 सेंटीमीटर इसका लेंथ है तो बीचों बीच में 5 सेंटीमीटर ही आएगा, यानी कि जो 5 होगा वही इसका मिड पॉइंट होगा, 6 तो इसका मिड पॉइंट हो नहीं सकता। तो अपने को बस इस चीज़ को प्रूव करना है कि किसी भी लाइन का केवल एक ही मिड पॉइंट होता है, दूसरा नहीं हो सकता। तो कैसे प्रूव करेंगे, आइए मैं आपको समझाता हूँ कॉपी में। तो देखो इसको साबित करने के लिए ना आपको क्या करना है, खुद को थोड़ा सा गलत साबित करना है। गलत कैसे साबित करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले अपन मान लेंगे ये कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट AB है जिसमें 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट C है और एक पॉइंट D है, और दोनों क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। वैसे तुमको पता है कि भैया या तो C मिड पॉइंट हो गया तो D होगा, दोनों तो मिड पॉइंट हो ही नहीं सकते हैं। तो हमने मान लिया कि भैया जो हमारा C है वो भी मिड पॉइंट है और D जो है वो भी मिड पॉइंट है। अब अगर ये C जो है अगर वो मिड पॉइंट है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इफ़ C इज मिड पॉइंट, MP मतलब मध्य प्रदेश नहीं ना, मिड पॉइंट, देन उस कंडीशन में हमारे पास जो AC होगा वो इक्वल होगा BC के। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा AC और BC क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी हमारा C क्या होगा, वो मिड पॉइंट कहलाएगा।
और यहाँ से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया जो मेरा AC होगा वो क्या होगा, पूरे लाइन का आधा होगा। जैसे भी हमने पिछले वाले में अभी क्या किया, वही प्रूव किया ना क्वेश्चन नंबर 4 में, और ये क्वेश्चन नंबर 4 से कनेक्ट करके दिया गया है, तो आपको अब अलग से प्रूव करने की जरूरत है ही नहीं, और एग्जाम में इस क्वेश्चन को देता भी नहीं है। अगर दे दिया तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में तुमने प्रूव किया था पहले मिड पॉइंट, वैसे भी प्रूव कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि भैया अगर AC इक्वल है BC का, यानी कि अगर हमारा ये मिड पॉइंट है C, तो उस कंडीशन में जो AC होगा वो पूरे AB का क्या होगा, आधा होगा, जैसे भी हमने 4th वाले क्वेश्चन में देखा। साथ ही साथ हम लिखेंगे ऑल्सो इफ D इज मिड पॉइंट, अगर अपन D को मिड पॉइंट लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा भैया कि मेरा AD और मेरा BD वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि D तो हमारा मिड पॉइंट हमने मान लिया है। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे कि अगर हमारा, एक सेकेंड एडजस्ट हो जाए थोड़ा सा अच्छे से ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो देखने में, तो इसलिए हमारा जो AD होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल होगा BD के, ठीक है। और यहाँ से हमारा एक चीज़ और क्लियर होगा कि जैसे यहाँ पर AC जो था वो मिड पॉइंट होने की वजह से हाफ ऑफ AB था, उसी तरीके से जो AD है वो भी क्या होगा, पूरे लाइन AB का क्या हो जाएगा, वो भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि भैया ये तो मिड पॉइंट है, D बेचारा ही मिड पॉइंट है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 बनता है और ये इक्वेशन 2 बनता है। अब तुम देखो कि AC जो है वो इक्वल है हाफ ऑफ AB के, और AD भी हाफ ऑफ AB के इक्वल है, तो कोई भी थिंग्स अगर किसी भी हाफ के इक्वल हो तो वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये भी हमने पढ़ा हुआ है एग्जाम में पिछले वाले, यानी कि स्टार्टिंग में इस वीडियो के। तो यहाँ पर आप लोग इसको ऐसे लिखोगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से ये क्लियर हो रहा है कि भैया राइट वाला पार्ट अगर इक्वल है तो लेफ्ट वाला भी तो इक्वल होगा ही। तो यहाँ पर हमारे पास जो AC है वो इक्वल हो गया AD का, और यही चीज़ हमने गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ मतलब कि मैंने गड़बड़ नहीं किया है, यहीं पर अपने आप को गड़बड़ साबित करना है अपने को, कि हमने क्या देखा कि C और D दो अलग अलग पॉइंट थे, D भी हमारा मिड पॉइंट था और C भी मिड पॉइंट था। लेकिन हम लोग अब क्या लेकर के आ गए, हमने ये लेकर के आ गया कि भैया जो मेरा AC है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है, और A से लेकर के D तक, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो बराबर है। तो ये दिख रहा है क्या, किसी एंगल से बराबर दिख रहा है, ये तो भैया मेरा छोटा और ये तो बड़ा दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि AC और AD बराबर नहीं हो सकते। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों सेम पॉइंट हो, यानी कि अगर हमारे पास एक यहाँ पर हम लोग को लाइन सेगमेंट बनाना था, तो यहाँ पर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट अगर B है, और बीचों बीच में ही पॉइंट C है, और उसी पॉइंट का नाम अगर मैं D रख दूं, तभी जाकर के ये पॉसिबल है कि मेरा AC और AD बराबर होगा। अगर दोनों अलग अलग पॉइंट हैं तब उस कंडीशन में ये बराबर हो ही नहीं सकता। तो तुम लोग इसको लास्ट में ऐसे लिखोगे कि अब तो भैया गलत हो गया हमारा, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल तभी हो सकता है, दिस इज पॉसिबल व्हेन C एंड D आर बोथ represent only one point, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो only one point के बदले में कि सेम पॉइंट, यानी कि जो C और D है अगर वो सेम पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हो या तो इसको लिख सकते हो, तब जाकर के ये पॉसिबल होगा कि हमारा AC और AD बराबर है, अदरवाइज AC और AD बराबर नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला था ना कि भैया बताइए कि केवल एक हमारे किसी भी लाइन में क्या होगा, हमारा मिड पॉइंट केवल एक ही हो सकता है, तो लास्ट में तुम इन लोग इसी से लिख भी सकते हो कि हैंस, यहाँ पर इस तरीके से हैंस इट इज प्रूव्ड, हमारे यहाँ से ये प्रूव होता है कि दो अलग अलग हमारे मिड पॉइंट्स नहीं हो सकते, C और D अलग अलग नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे हैंस इट इज प्रूव्ड दैट एवरी लाइन, भूल गया मैं, एवरी लाइन सेगमेंट, ये जो मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट कहाँ से लिख रहा हूँ, बुक से उतार दे रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन में बुक में दिया हुआ है, हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, बस खत्म हो गया ये क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको इसको प्रूव करना था। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो भैया पसंद आ रहा हो ना तो जल्दी से एकदम शेयर करो, मुझे मोटिवेशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो हो जाता है ना तो मैं थक भी जाता हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि जल्दी से चैप्टर नंबर 6 से भी वीडियो आ जाए तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना जाकर के आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको बताता रहता हूँ, अपडेट्स देता रहता हूँ। चलो जो क्वेश्चन नंबर 6 है फिलहाल उससे सॉल्व करते हैं। 6th वाले में बोला जा रहा है कि इन फिगर 5.10, ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसमें अगर AC और BD बराबर है, यानी कि A से लेकर के C तक और B से लेकर के D तक, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक अगर आपस में इक्वल है, तो प्रूव कीजिए कि जो मेरा AB होगा और जो मेरा CD होगा ये भी आपस में बराबर होगा। तो ये भी बहुत ही मजेदार तरीके से बनता है और ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना इसको। तो यहाँ पर हमने वो ड्राइंग बना लिया है जो आपके बुक में दिया हुआ था, जो भी फिगर दिया हुआ है। सबसे पहले अपने को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है कि भैया क्वेश्चन में हमसे ये दिया हुआ है ना कि हमारे पास जो AC है, A से लेकर के C तक AC, वो क्या है, वो इक्वल है, किसके इक्वल है, तो वो इक्वल है BD के,
ये अपने को क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इसको ले लो आप लोग इक्वेशन नंबर 1 नाम, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। AC = BD अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है। नाउ वी हैव, हमारे पास हमको क्या दिख रहा है, साफ साफ हमको ये दिख रहा है कि अगर अपन क्या करते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर से जो AC है अगर उसको ध्यान से देखें तो वो किससे किससे मिल करके बन रहा है। ये देखो A से लेकर के C तक की जो डिस्टेंस है वो कौन से दो पार्ट से मिल करके बनी है, तो आपको साफ साफ दिखेगा कि अगर हमने AB में BC को प्लस कर दिया, AB + BC कर दिया तो मेरा AC निकल करके आ जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा ऐसे कि हमारे पास ये है AC = AB प्लस में BC। समझ में आया ना ये कहाँ से आया, जो AC हमारा कंप्लीट है उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं AB + BC, क्योंकि AB और BC को प्लस कर रहे हैं तभी हमारा AC आ रहा है, ऐसे हमने लिख लिया। और उसी तरीके से हमारे पास जो BD है, जो दूसरा वाला हमारा साइड दिया हुआ है BD, उसको भी आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। देखो BD किस किस चीज़ से बना हुआ है, तो जो BD है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक वो इधर BC बन रहा है और इधर हमारे पास CD है, तो BC + CD कर दोगे तो BD आ जाएगा। तो इसको लिख दो कि BC + CD से हमारे पास BD बन रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। ऐसे नाम देने से फ़ायदा क्या होता है ना कि अपने को शॉर्टकट में फिर लिखने बनता है। आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, डायरेक्ट ऐसे लिख करके आप सॉल्व कर दो। क्या सॉल्व कर दो भैया, जो हमारे पास AC और BD का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला है ना, और हमने यहाँ पर इक्वेशन 1 में क्या देखा, AC और BD बराबर है, तो इस AC के बदले में AC का वैल्यू पुट कर दो जो कि हमारे पास था AB प्लस में BC, और इक्वल के राइट में हमारे पास क्या देखो, इक्वल की साइड BD है और BD का हमने क्या वैल्यू निकाला, ये निकाल लिया। तो यहाँ पर लिख दो आप लोग BC प्लस में CD, और यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ भी BC है, यहाँ भी BC है, दोनों को डायरेक्ट भी कट कर सकता हूँ मैं, लेकिन तुम क्लास 9 के बच्चे हो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए सर डायरेक्ट कट कैसे हो गया, तो मैं तुमको ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ। देखो ये AB हो गया प्लस में BC हो गया, ये जो BC इधर प्लस वाला था इधर आकर के माइनस का BC हो जाएगा, इक्वल को साइड में केवल CD बचेगा। अब BC में से BC माइनस होगा तो कट हो ही ना जाएगा, प्लस और माइनस। उसी तरीके से ऐसे डायरेक्ट भी कट कर दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका निकल करके आ गया AB = CD, और यही तो अपने को प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड लिख दो साइड में, और ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है बच्चे लोग, चलो फटाफट उस क्वेश्चन को बना लेते हैं, फिर तुमको मजा आ जाएगा। पूरा का पूरा एक्सरसाइज, पूरा का पूरा चैप्टर तुमको मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया। चलिए 7th नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। सो 7th वाले में हमसे बोला जा रहा है बबुआ लोग कि वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम कंसाइडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि जो एक्सियम नंबर 5 है यूक्लिड के एक्सियम में अगर आप देखो तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाता है, पूरी दुनिया का सत्य कहलाता है। अपने को बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, एंड अपने को आगे ये भी बोल रहा है कि नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द 5th पोस्टुलेट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो पोस्टुलेट के बारे में बात नहीं कर रहा है ना, वो एक्सियम्स के बारे में बात कर रहा है। तो देखो यार, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो पोस्टुलेट होते हैं वो केवल और केवल ज्योमेट्री से रिलेटेड होते हैं, और जो पोस्टुलेट होता है वो पूरे के पूरे मैथ से रिलेटेड कर सकते हो या पूरे संसार से रिलेटेड होता है। जैसे कि हमारा 5th वाला है, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। पहले तो आपको 5th पोस्टुलेट सॉरी एक्सियम जो है वो समझना पड़ेगा। 5th एक्सियम क्या बोलता है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यानी कि जो होल है वो पार्ट से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। और ये जो है किसी भी फील्ड में काम करेगा, ये पूरी दुनिया में हर जगह पे ये चीज़ जो है काम करेगा, इसीलिए यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब कैसे काम करेगा वो समझ लो। फॉर एग्जांपल के लिए बहुत ही इजी एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे मैथ का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैथ में मान लो मैं अपना डेयरी मिल्क चॉकलेट, और जो मैं आपको बचपन से समझा रहा हूँ एग्जाम्पल जो मुझे बहुत पसंद है, उस एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये मेरा जो डेयरी मिल्क है ये मेरा क्या कहलाता है, होल कहलाता है, ठीक है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, इस डेयरी मिल्क का एक पार्ट दे देता हूँ, ओके। यानी कि मैं आपको क्या किया, मैंने आपको 1/3 सॉरी टोटल 3 पार्ट थे ना, तो मैंने आपको 1/3 दे दिया इस डेयरी मिल्क का। या फिर मान लो कि मैं आपको 1 नहीं उससे भी ज़्यादा दे देता हूँ, मैं आपको 2 पार्ट दे देता हूँ, यानी कि मैं 2/3 दे देता हूँ। तो क्या तुमको 2/3 में ज़्यादा मिलेगा, या अगर मैं तुमको होल दूँ, होल का मतलब पूरा का पूरा, तो अगर मैं तुमको पूरा का पूरा दूँ उस कंडीशन में ज़्यादा मिलेगा, या जब मैं तुमको 2 पार्ट दे दूँ इस डेयरी मिल्क का तब ज़्यादा मिलेगा। तुम लोग सर बुड़बक समझिए क्या, हमको जब पूरा दीजिएगा तभी तो ज़्यादा मिलेगा, 2 पार्ट तो कम ही होगा। तो यहाँ पर कहने का यही अर्थ है कि कोई भी कंडीशन हो, किसी भी कंडीशन में, जैसे मैंने तुमको एग्जाम्पल दिया था एप्पल वाला, ये हमारे पास अगर एक एप्पल है और उसको तुम क्या करो, यहाँ से खा जाओ, इस तरीके से इसको ऐसे कट करके खा जाओ, तो ये जो पार्ट तुमने खाया है ना, ये कंप्लीट एप्पल का क्या होगा, केवल एक ही क्या कर सकते हो, छोटा ही होगा। यानी पूरे एप्पल से ये जो पार्ट तुमने खाया है ये छोटा ही होगा। चाहे तुम आधा भी खा जाओ, मान लो बड़ा सा एप्पल था, तुमने इतना खा गया, पूरा आधा से भी ज़्यादा तुमने खा गया, इतना तुमने खा लिया है, और बचा कितना, थोड़ा सा ही बचा है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं कि पूरे एप्पल में से, होल में से, अगर मैं इस वाले पार्ट को जो तुमने खाया है वो क्या है, छोटा है या बड़ा है, तो तुम जान जाओगे कि सर पूरे एप्पल में से तो मैंने छोटा ही खाया है, क्योंकि थोड़ा सा तो बचा ही हुआ है मेरे पास, तो पूरा एप्पल जो है वो हमेशा बड़ा होगा। एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये तो हमने मैथ में और ये हमने एप्पल वाले एग्जाम्पल में ले लिया। अब अपन अपने बॉडी पार्ट में आ जाते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने तुमको पहले भी समझा रखा है, फिर समझा देता हूँ कि जैसे मान लो ये मेरे बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है। इसमें अगर मैं अपना एक पैर पकड़ता हूँ, मैं अपने टांग की खिंचाई करता हूँ, मान लो ये जो मेरा पैर है
मैं अगर ये कंपेयर करूँ कि ये जो मेरा पैर यानी पूरे बॉडी का एक पार्ट है मेरा ये वाला पैर, तो ये जो पैर है क्या ये मेरे बॉडी से बड़ा है, या फिर मेरा पूरा का पूरा बॉडी को कंपेयर करो अगर इस पैर से तो मेरा पूरा बॉडी ग्रेटर होगा। तो जाहिर सी बात है भैया कि मेरा बॉडी जो है वो ग्रेटर होगा मेरे इस पैर से केवल, क्योंकि मेरे पूरे बॉडी में तो मेरे सारी चीज़ें आ जा रही है, दोनों पैर भी आ जा रहे हैं, दोनों हाथ भी आ जा रहे हैं, सर भी आ जा रहा है, पेट भी आ जा रहा है पतला सा। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी चीज़ हो कहीं भी किसी भी सिचुएशन में जो पार्ट होता है ना वो होल से हमेशा क्या होता है, छोटा ही होता है, यानी कि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो बस इसी वजह से जो हमारा एग्जाम नंबर 7 है वो यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाता है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 5 खत्म होता है। बहुत मजा आया होगा, मैं आशा करता हूँ तुम लोगों को। अगर कुछ भी मजा नहीं आया, कम थोड़ा मजा आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर बहुत मजा आया हो तो अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना, नहीं तो कंजूसी करोगे बेटा तो फिर अगले बार से मम्मी की कसम और पापा की कसम जैसे नहीं आता है तुम लोग का शॉर्ट्स में कि आपको अपनी माँ से अगर प्यार है तो आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, फिर वैसे मुझे भी करना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग शेयर वेयर करते नहीं हो, कंजूस हो गए आजकल। तो शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं ये जो चीज़ें आपको मैंने आज पढ़ाया है ना इसके नोट्स मैं आपको वहाँ पर फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, एक और लास्ट चीज़ बता देता हूँ मैं, तुम लोग अंतिम बैच भी जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें साल भर का फीस जो है केवल 500 रुपये है, और पूरे के पूरे मैथ्स का एक एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट PDF प्लस आपका फॉर्मूला सीट प्लस आपके पूरा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उस चैप्टर से जो एग्जाम में आने वाले हैं सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन के साथ वीडियो अपलोड है। आप लोग इसलिए अंतिम बैच ज्वाइन कर सकते हो। दूसरे बैचेस से मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है अंतिम बैच, क्योंकि पिछले साल बहुत सारे बच्चों को अंतिम बैच से बहुत फायदा मिला था। ठीक है, तो अंतिम बैच ज्वाइन कर लेना, हमारे एप्लीकेशन में तुमको अंतिम बैच मिल जाएगा। हमारे एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो MD सर ही है। जब प्ले स्टोर में जाओगे तो MD सर देखना, तो वही हमारा एप्लीकेशन है। ठीक है, चलो बच्चों लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।